इन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक बात बताने वाले हैं। 1 साल पूरा 12 महीने तक अगर आप लोन की किस्त नहीं भरते हो तो आपके साथ क्या क्या इस बीच दिक्कतें आती हैं, इस चीज़ से आपको कैसे बाहर निकलना है, लोन कैसे आपका राइट ऑफ होता है, कैसे आपका लोन माफ़ होता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 महीने से लेकर आपको पहले दिन से लेकर आपको पूरे साल तक की जानकारी दी जाएगी कि आपको इस चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है। जिस तरह लोन के ट्रैप में आप फंस चुके हो, दलदल में फंस चुके हो, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता चल सके कि आपके साथ क्या दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है और इससे कैसे बाहर निकलना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना। जितना हो सके शेयर करना उन लोगों के साथ जो इस समय लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से परेशान हैं, लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, उनके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। और भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम लिखना ताकि हम आपको बता सकें, अपनी कंपनी का नाम जिससे आपने लोन ले रखा है उस कंपनी का नाम लिख के अपने शहर का नाम लिखकर बता देना ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बाकी हम रोज़ाना लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं अपने चैनल पर। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए आप हमसे बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जैसे ही आप बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, जैसे हम लाइव पर आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी। क्योंकि बहुत से लोग इंतजार कर रहे होते हैं लाइव स्ट्रीमिंग का, पर बेल नोटिफिकेशन ऑन ना होने की वजह से उनके पास जो है जानकारी नहीं पहुंच पाती और हम होके चले जाते हैं। फिर वो मैसेज करते रहते हैं, सर इसका रिप्लाई दीजिए। और भाइयों, मैं अपना नंबर जो है कमेंट में पिन कर दूंगा। बहुत से लोगों की क्वेरी रह जाती है पेंडिंग, तो हमसे कॉल बुकिंग के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम आपको आज पूरी वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, पहले दिन से लेकर पूरे 1 साल तक 12 महीने तक क्या क्या दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कैसे बाहर निकलना है। पहला दिन जैसे ही आपका कोई लोन डिफ़ॉल्ट होता है, मान के चलें हमने लोन लिया था 2023 में या 24, हमने 2024 में लोन लिया था मार्च में। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हमने मार्च में 2024 में लोन की पहली ईएमआई बाउंस की थी, जो कि हमने पहले लगातार हम लोन टाइम से टाइम भर रहे थे, लेकिन जो ईएमआई बाउंस हुई हमारी मार्च से, जैसे हमारी मार्च 2024 से हमारी ईएमआई बाउंस हुई, उसके बाद पहला दिन हमारे साथ क्या दिक्कत प्रॉब्लम होती है। पहले दिन में हमारे पास हमारा जो डाटा है, जो हमारा लोन का डाटा है, वो थर्ड पार्टी के पास शेयर कर दिया जाता है ये लोन एजेंसियों के द्वारा, जो कि एनबीएफसी कंपनी हो या क्रेडिट कार्ड की या किसी भी कंपनी का हो आपका लोन, तो वो इसी प्रकार आपका जो डाटा है थर्ड पार्टी के पास फॉरवर्ड किया जाता है। थर्ड पार्टी का काम क्या रहता है, आपको रिमाइंड करवाना, आपको बार बार दिन भर में फ़ोन करके आपको याद दिलवाना कि आप पेमेंट कब करेंगे। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि इस दायरे के अंदर, 1 हफ्ते के दायरे के अंदर इनकी पेमेंट कर देते हैं। किसी के साथ कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है जो कि 1-2 दिन भूल भी जाते हैं, कईयों के पास रिमाइंडर नहीं रहता, तो वो बार बार रिमाइंड करा के आपका लोन की किस्त भरवाई जाती है। इस बीच अगर आप पूरा महीना किस्त नहीं भरते तो आपका जो लोन है नेक्स्ट मंथ में चला जाता है। नेक्स्ट मंथ आपके पास और ज़्यादा कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। जो कॉल्स वगैरह आती हैं वो थर्ड पार्टी से ही करती हैं, कभी बैंक आपको फ़ोन नहीं करता। बैंक की थर्ड पार्टीज जो आपको अलॉट की जाती हैं रिकवरी वाले, वो आपको दिन भर में फ़ोन करते हैं। जो उसके बाद आपको सेकेंड मंथ के में एक आपको नोटिस भी प्राप्त हो सकता है जिसको बोलते हैं रिकॉल नोटिस। रिकॉल नोटिस का मतलब होता है रिमाइंडर करवाना। जिस तरह आपको पहले फ़ोन पर याद करवाते, कई लोग फ़ोन नहीं उठाते, तो रिमाइंडर नोटिस आपके पास आपके घर पर आ जाता है, या तो आपके मेल पर आएगा और आपके घर पर भी आ सकता है। नोटिस आपके घर पर भी आ सकता है, आपकी मेल पर भी आ सकता है। ठीक है, अब 2 महीने हो गए, 2 महीने आपने कर लिया। अब मैं आपको इसके बाद सब कुछ से बाहर निकलने का रास्ता भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखना ताकि आपको समझ आए पहले होता क्या है, उसके बाद निकलना कैसे है। अब आ गया तीसरा महीना। तीसरा महीने जैसे ही आएगा तो ये लगातार कॉल्स आनी और ये नोटिस, जो सा रिमाइंडर नोटिस हो सकता है दोबारा भी आपके पास आ जाए, तो ये सब चलता रहेगा। जब 92 डेज़ पूरे बीत जाएंगे, 92 डेज़ का मतलब जैसे ही आपका 3 महीने पूरे हो जाएंगे आपके डिफ़ॉल्ट को, आपको एक अलग श्रेणी में रख दिया जाएगा, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की श्रेणी में रखा जाता है, जिसको एनपीए बोला जाता है। आपको कई रिकवरी वाले बोलते होंगे अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपके अकाउंट को एनपीए में डाल देंगे, जिसको बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कि बैंक को अपने कस्टमर से किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा, तो हम इसके लिए अब आगे कार्रवाई करना शुरू करेंगे, जो कि हम लीगल कार्रवाई करेंगे। जो लीगल कार्रवाई होती है वो किस प्रकार होती है। लीगल कार्रवाई आपके ऊपर होती है, भाइयों सुनना ध्यान से। जो पहली कार्रवाई होती है, जो तो आपको रिमाइंडर नोटिस भेजा, उसके बाद बैंक भेजता है आपको डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस का मतलब होता है बैंक आपको कह रहा है कि जब हमने आपको लोन प्रोवाइड करवाया था, हमने आपको स्पष्ट रूप में कहा था अगर आप लोन की किस्त नहीं भर पाएंगे तो हम आपसे पूरा पैसा ले सकते हैं। डिमांड नोटिस में ये लिखा जाता है, मतलब कि इसमें ये सब श्रेणियाँ आती हैं इसके अंदर की पैसा, मतलब कि बैंक अपनी तरफ से गुहार लगा रहा है कि पेमेंट कर दो कैसे भी करके। अगर आपने किसी बैंक में चेक दे रखा है इस दौरान, तो अगर आपने पहले चेक दे रखा है और चेक आपका जैसे बाउंस हो जाता है,
तो उसके अंदर आपको 138 का केस बैंक करती है। 138 के केस में क्या होता है, 2 साल की जेल और 100% पेनल्टी जो कि कस्टमर को पे करनी होती है अगर उसका चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद बैंक अगर आपका ECS लगी होती है, ऑटो डेबिट लगी होती है, ऑटो डेबिट में होता है 25 का केस। 25 का केस मतलब कि आपका ऑटोमेटिक डेबिट होना, आपके अकाउंट से पैसा जो रिफ्लेक्ट होकर बैंक के अकाउंट में जाता है उसको बोलते हैं ऑटो डेबिट। वो बैंक के अकाउंट में जा रहा है और वो कट नहीं रहा, ECS बार बार बाउंस हो रही है, ECS बाउंस का केस होता है। इसमें भी सेम 2 साल की जेल और 100% पेनल्टी का प्रावधान होता है बैंक के पास, ठीक है। लेकिन ये मत सोचना कि आपके ऊपर चेक बाउंस का केस लग गया आपको जेल हो जाएगी, या फिर आपको ECS का केस लग गया तो आपको जेल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉन बेलेबल होगा। आपको इस चीज़ से बाहर निकलने के रास्ते में वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ताकि आप स्पष्ट रूप से आपको समझ आना चाहिए हो क्या क्या सकता है और इससे बाहर कैसे निकलना है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हो गई। अब बंदा सोचता है, अब आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन है कि भैया रिकवरी वाले जो हैं इस बीच में हमको परेशान तो बहुत करते हैं, ठीक है। अब ये केसों के बारे में मैंने आपको केस वगैरह के बारे में बता दिया, रिकवरी वालों के बारे में बता दिया। मैं आपको बताता हूँ, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि भैया रिकवरी वाले तो हमारा पीछा छोड़ नहीं रहे। आप कहते हो कि वीडियो में बनाकर कि रिकवरी वाले घर पर नहीं आएंगे और हमको परेशान नहीं करेंगे। देखो भाइयों, परेशान आप हो रहे हो इसलिए वो परेशान आपको कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो इसलिए वो आपको परेशान कर रहे हैं। दिन भर में आपको फ़ोन कर रहे हैं, तमाम तरीके से आपके साथ गाली गलौज कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप पेमेंट कर दो। असल में रिकवरी वालों को जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ आपको बताना कि भैया आपकी लोन की किस्त पेंडिंग है, लोन की किस्त भर दो, नहीं तो हम आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज बढ़ा देंगे और आपका सिविल डाउन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही कुछ कहना है। और अगर आपके घर पर भी आ रहे हैं तो सिर्फ उनको यही बताना रह जाता है। जो गाली गलौज कर रहे हैं वो सब थर्ड पार्टीज कर रही हैं रिकवरी वाले। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, जो DRA सर्टिफिकेट वाला होगा कभी भी बदतमीजी नहीं करेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको रिकवरी एजेंट से कैसे निपटना है इस 3 महीने के 6 महीने के अंदर अंदर, उसके बाद हम आगे भी जाएंगे। क्योंकि अभी हमने 3 महीने की हमने आपको कहानी बताई है, अब 6 महीने और 9 महीने फिर 1 साल तक की पूरी कहानी बतानी है आपको। पूरा बताना है कैसे अब रिकवरी वाले से कैसे निपटना है इस बीच में, क्योंकि रिकवरी वाले तो जान खा जाएंगे। दिन भर में आपके पास कॉल्स आएंगी, 50 कॉल आने वाली है। अगर आपके मल्टीपल लोन हैं, जैसे मान के चलो आपने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, क्रेडिट कार्ड है, लोन हो गए, बहुत सारे निरंतर हो गए, और अब आप उसकी पेमेंट देने में असमर्थ हो, आपकी जॉब चली गई है, आपका बिजनेस में लॉस हो चुका है और आप उसकी पेमेंट कर ही नहीं पा रहे हो। अगर भाइयों देखो, अगर आपके पास है तो दे दो, नहीं है तो घबराओ मत। हो सकता है आपके कोई प्रॉब्लम बनी हो, आपकी जॉब चली गई हो, बिजनेस में लॉस हो गया हो, तो तमाम तरीके से दिक्कत परेशानी बन गई हो, तो आपके लिए रास्ते हैं। अगर आपके पास रिकवरी वालों की कॉल आ रही है, रिकवरी वालों को शुरुआत में आपने उनको अगर बता दिया, आपने फ़ोन वगैरह उठा ले, ठीक है। अब उनके फ़ोन उठाना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि फ़ोन जितनी बार उठाएंगे उतनी बार आप अपना काम भी नहीं कर पाएंगे और ना ही अपने काम धंधे पर ध्यान दे पाएंगे, ना ही कुछ खा पी पाएंगे। क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरी थी कि सर अगर हम इसके फ़ोन नहीं उठाएंगे तो क्या होगा। फ़ोन ना उठाना कोई भी कानूनन अपराध नहीं है, ठीक है। फ़ोन मत उठाएं, साइड में रख दे फ़ोन को, या उसको डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल दे, ताकि दिक्कत परेशानी ना आए। कॉल आए तो ऑटोमेटिक उनकी कॉल रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। अब इनके रिकवरी एजेंट आने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया रिकवरी एजेंट कब आते हैं। रिकवरी एजेंट कुछ कंपनियों को तो पहले हफ्ते में आ जाते हैं, कुछ कंपनियों के 21 दिन के बाद आते हैं, कईयों के 2-2, 3-3 महीने के बाद आते हैं, और कईयों के तो आते भी नहीं। NBFC के अधिकतर बहुत ही कम आते हैं, अधिकतर नहीं आते, बहुत ही कम। मतलब कि कहने का मतलब है, अगर 100 कंपनियाँ हैं, 100 में से 30 कंपनियों के रिकवरी एजेंट आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अब रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ रहे हैं तो अब उनको कैसे निपटना है। रिकवरी एजेंट को सबसे पहले उनसे DRA का सर्टिफिकेट मांगिए। DRA का सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है तो उसके पास ना ही उसके पास ID प्रूफ होगा, ना ही उसके पास होम विजिट लेटर होगा। तो उस रिकवरी वाले से आपको किसी भी तरह की बातचीत नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ अगर वो आपको बताने आ रहा है कि भैया आपकी पेंडिंग है, आप कब तक पे कर दोगे, तो आपने प्यार से बता देना अभी मेरे पास पैसा नहीं है, 2 से 3 महीने लगेंगे, मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ तक भी आपकी बात क्लियर होगी। अब रिकवरी वाले से तो निपट लोगे। मुझे पता है कि वो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है और रिकवरी वाले से अच्छी तरह निपट रहे हैं, क्योंकि अपने हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी है। आपके बीच में कोई भी नहीं खड़ा होगा, ना ही आपके रिश्तेदार तो कभी भी साथ नहीं देंगे, दोस्त मित्र कोई भी साथ नहीं देता इस समय। क्योंकि जब लोन का डिफॉल्ट हो जाता है, आपके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। चाहे लोन कितने का भी हो, चाहे आपका 50 लाख का है, चाहे 1 करोड़ का लोन भी हो, दिक्कत प्रॉब्लम सबके साथ सेम होती है। चाहे 1000 का लोन है, चाहे वो 10 लाख का लोन है, चाहे वो 50 लाख का लोन है, दिक्कत प्रॉब्लम सबके साथ सेम होती है। लेकिन हाँ, 20 लाख से ऊपर का जो अगर सिंगल लोन है उसमें दिक्कतें हो जाती हैं। ये मत सोचना कि 20 लाख से ऊपर लोन है और उसमें यही सेम दिक्कत आने, और उसमें थोड़ी सी दिक्कत और बढ़ जाती है, जिसमें आपका केस जो है DRT में लगा दिया जाता है। सिंगल लोन अगर 20 लाख से ऊपर हो तो उसमें DRT में लगा दिया जाता है, और भी दिक्कत प्रॉब्लम बन जाती हैं। तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। फिलहाल अभी मान के चलो अब आपने रिकवरी वाले से हैंडल कर लिया, अब आपने 6 महीने तक रिकवरी वाले से हैंडल कर लिया। उसके बाद बैंक आपको तमाम तरीके से आपको भेजती है, जो कि सेटलमेंट के प्रावधान।
सेटलमेंट के प्रावधान किस प्रकार होते हैं आपके पास? शुरुआत में जो सेटलमेंट भेजती है छठे महीने के 3 के बाद चौथे महीने में भी आपका सेटलमेंट के प्रावधान आ जाते हैं, 5वें महीने में भी आ जाते हैं, छठे महीने में भी आ जाते हैं, आपके पास सेटलमेंट के प्रावधान आने शुरू हो जाते हैं। वो जो सेटलमेंट के प्रावधान होते हैं वो किस प्रकार मिलते हैं? आप पहले तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप ये सोचते हैं कि अपने आप सेटलमेंट का ऑफर आ जाएगा, मैं आराम से बैठ जाऊँगा। अगर इस बीच बैंक ने ECS बाउंस का केस कर दिया तब आप क्या करोगे? तो इससे भी आपको बाहर निकलना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, बैंक को, अगर आपका लोन अभी ताज़ा डिफ़ॉल्ट हुआ है, एक आधा महीना पहले डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो बैंक को प्रायर इंटीमेशन की कॉपी भेजें। बैंक को बता दें कि भैया अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हमें 3 से 6 महीने का समय चाहिए। अगर आपको इस चीज़ों में दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपको बैंक को कोई प्रायर नोटिस भिजवाना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना नंबर पिन करना है, आप कॉल बुकिंग के माध्यम से अपना कॉल बुक कर लेना, ताकि मैं आपसे खुद बात करूं और आपको इस चीज़ों से आपको अवगत कराऊं और आपको इस चीज़ से बाहर निकलवाऊं। ठीक है, प्रायर नोटिस जाएगा। अगर आपका 3 महीने से ऊपर हो जाता है, 3 महीने का केस आपका जा चुका है, 3 महीने से ऊपर होगा, उसमें एक लीगल नोटिस अलग तरीके से तैयार होता है जो कि बैंक को दिया जाता है, जिसमें आपको सेटलमेंट का प्रावधान भी लिखा जा सकता है, या फिर आपको समय अपना बढ़वाना है तो वो भी लिखा जा सकता है। तो तमाम तरीके से इसमें ऐसे वर्क होते हैं, तो आप इससे बाहर निकलते हैं आराम से। अब सेटलमेंट का जो प्रावधान मिलता है आपको शुरुआत में कैसा मिलता है, जो चौथे महीने में आपको बैंक कहता है कि हम आपको 1 लाख का लोन, मैं 1 लाख के लोन के हिसाब से बताता हूँ, 1 लाख का लोन है, आप 80,000 रुपये दे दो और आपके लोन को क्लियर कर देंगे। ठीक है, 5वें महीने में आपको आ जाता है 65,000 का, 1 लाख का 65,000 में कर देंगे। छठे महीने में आपको 50% तक का भी ऑफर आ जाता है, 40% का भी ऑफर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो 7वां महीना आता है, 7वां महीना जैसे ही आएगा वो आपको 40%, आपका 40% एक रहने वाला है, 40% से नीचे नहीं आएंगे। 8वें महीने में 40%, 35% पे आ जाएंगे, इससे नीचे नहीं आएंगे। जैसे 9 महीने कंप्लीट होंगे, 9 महीने कहने का मतलब आपका लोन जो है 9 महीने के अंदर राइट ऑफ हो जाता है। राइट ऑफ होने का मतलब आपका जो खाता है थर्ड पार्टी उसको सेल कर दिया जाता है। जो आपका जो खाता थर्ड पार्टी को सेल कर दिया जाता है, अब ये नहीं पता हमें कि वो कितने में सेल किया है, वो जो डाटा है कितने में आपका जो बैंक आपका जो लोन है कितने में सेल किया हो, तो थर्ड पार्टी आपका जो डाटा ले लेती हैं आपका लोन का, तो वो किसको सेल किया गया वो हमें जो किसी को भी नहीं पता होगा। आपके पास खुद मेल आएगी कि आपका जो है इस समय हैंड ओवर कर दिया गया है, तो उस समय आपकी जो सेटलमेंट होगी भाई वो बहुत अच्छे रेट पर होने वाली है। बहुत अच्छा रेट कहने का मतलब आपकी 30% पर भी सेटलमेंट हो सकती है, 20% पर भी सेटलमेंट हो सकती है। जो 1 लाख का लोन है आपका 30,000 रुपये में भी सेटलमेंट हो सकता है और 20,000 का भी सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप एक जानबूझ के डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं, अगर मान के चलो आप एक जानबूझ के डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं कि भैया मैं तो ऐसे लोन लूँगा और डिफ़ॉल्ट कर लूँगा, इसकी श्रेणी आपके लिए अलग बन जाती है। इसके अंदर आपको भैया जेल है और इसके अंदर आप फंसते हो बुरी तरह से। जो एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर होता है, जैसे मान के चलो जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, तमाम तरीके से प्रॉब्लम बन जाती हैं, तो बैंक को गुहार लगाई जाती है। अगर रिपोर्ट्स भेज रहे हैं बैंक को, जो एडवोकेट के माध्यम से भेज रहे हैं, उसके साथ प्रूफ वगैरह लगते हैं, सब कुछ लगता है, तो इसमें फिर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं होता। अगर बैंक ECS का केस भी करना चाहे तो ECS का केस भी रद्द हो जाता है। अगर आप जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करेंगे फिर आपके ऊपर केस लग सकता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अब 9 महीने के बाद मैंने आपको बता दिया राइट ऑफ होने के बाद क्या होता है। अब इसके बाद अब कहते हैं 1 साल, अब राइट ऑफ हो गया, आपको 20-30% में आपको सेटलमेंट का ऑफर मिल रहा है। अगर आपको राइट ऑफ के समय आपको लोन का ऑफर अच्छा मिल रहा है, आपके पास पैसा है, तो सेटलमेंट करवा के साइड हो जाए। ये लोन माफ़ का मतलब यही होता है कि सेटलमेंट होना। कभी भी लोन पूरा माफ़ नहीं होगा, ये मत सोचना कि आपका पूरा लोन माफ़ हो जाएगा। लोन कभी भी पूरा माफ़ नहीं होगा। जिसने पैसा दिया है वो लेगा, कैसे भी करके लेगा, लेकिन सेटलमेंट अधिकार है, आप सेटलमेंट ले सकते हो। 1 लाख का लोन 30,000 में भी सेटलमेंट होता है, 20,000 रुपये में भी सेटलमेंट हो जाता है, अगर आप 9 महीने तक रुक जाते हो। अगर आपके पास 9 महीने तक पैसा नहीं है तो 1 साल तक भी आप इसको निपटा सकते हो। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। जो दिक्कत प्रॉब्लम थी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी बता दी, शुरू से लेकर एंड तक। 1 साल तक की पूरी आपको कंडीशन बता दी कि साल तक क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। पहले दिन से लेकर मैंने पूरे साल तक की इसमें बात बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक वीडियो को लाइक कर देना, उन लोगों तक जरूर पहुंचाना वीडियो को, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोन की किस्त ना भरने की वजह से। उनके मन में बुरे बुरे विचार हैं, उनके बुरे विचार जो हैं समाप्त हों और उस ट्रैप से बाहर निकले। शेयर जरूर करना वीडियो को और लाइक जरूर करना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।